तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी, यही मेरी दुआ भी है। और माफ़ी सबसे पहले कल के लिए, कल कहानी में गैप, कल मैं था नहीं और कहानी सुना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी दफ्तर में और उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम भी नहीं था और कुछ टीम को लेकर भी मीटिंग थी, तो वक्त की कमी थी। फिर मुझे लगा आप लोग तो अपने फैमिली वाले हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर मेरी कोशिश होती है कि कहानी में कभी गैप ना हो, लेकिन कल हुआ। खैर, आज वापस कहानी पर। कहानी आज मुझे कुछ और सुनानी थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक और कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं और मुझे लगता है आज रात तक हम लोगों को शायद वो मिल भी जाए कि उस पूरे कमरे के अंदर की जो सारी चीज़ें थी, हाइट से लेकर बेड, फैन, जो डीसीपी हैं बांद्रा, वहाँ पे क्राइम ब्रांच जो मामले की जांच कर रही है, उनके टच में है और वो सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई और जो लिखी हैं और जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने सारी चीज़ें चेक की हैं, वो शायद वो सारी डिटेल हमें मिल जाए। तो कल मैं ज़रूर उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो यशराज फिल्म से जो मांगी थी पुलिस ने, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मिल गई। उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी डिटेल मिल जाए तो कल मैं आपको ज़रूर इस पर सारी चीज़ें बताऊँगा। कहानी शुरू करूँ उससे पहले बहुत सारे आप लोगों के मेल आए। उस दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हर्ष शर्मा जी को जो बुलाया था और सुनाया था, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हर एक को अपनी राय रखने का पूरा हक है। मैंने सिर्फ उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि एक तो वो मध्य प्रदेश फॉरेंसिक स्टेट फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर हैं, 38 साल का एक्सपीरियंस है। बेशक वो इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन 700-800 सुसाइड के केस को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, तो केस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैंने कल उस दिन भी कहा था कि फैसला आखिरी नहीं सुनाना, बहुत सारे लोगों को ये नाराज़गी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हर केस के दो पहलू होते हैं और अगर बातचीत नहीं हो, अलग अलग लोगों के विचार नहीं रखे जाएं, तो आप फिर पता नहीं चलता कि है क्या एक्चुअली। तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बेहतर तस्वीरों को देखकर जो भी उनकी राय है शुरुआती, वो बता सकते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके का नहीं है। तो इसी कोशिश, इसी मकसद के तहत मैं उनको लाया और उनसे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी भी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है, ये कोई फैसला जाहिर सी बात है ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, तो इंतज़ार हमें करना चाहिए फाइनल रिपोर्ट क्या आता है। लेकिन इस दौरान में जो सबूत, जो बाकी चीज़ें आती हैं, वो बीच बीच में रखना भी चाहिए ताकि अपडेट हो सकें। तो कल कोशिश होगी इसके बारे में पूरी अपडेट दे सकें। अब आज की कहानी आज की लिस्ट में नहीं थी, लेकिन ये कहानी ऐसी है कि कई बार आपकी ज़िंदगी में, पेशे में, क्राइम रिपोर्टिंग में ऐसी कहानी आ जाती हैं जो बिल्कुल चौंका देती हैं और सोचने में मजबूर कर देती हैं। जब ये कहानी कल शाम को मुझे पता चली तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा इसकी सारी चीज़ों पे और फिर इंसानी दिमाग पे, उसकी सोच पे। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक इंतहा तक कोई भी चला जा सकता है। ये कहानी एक बदले की है और एक बदला लेने के लिए एक शख्स क्या कुछ करता है, कैसे करता है, ये एकदम फिल्मी कहानी जैसी है। आमतौर पर जब जुर्म हो जाता है या कोई कत्ल करता है, मर्डर करता है, पकड़ा जाता है, तब जेल जाता है। उस आदमी के बारे में सोचिए जिसकी सोच ही है कि मुझे जेल जाना है और जेल जाकर एक कत्ल करना है। मतलब उसने बाहर में अभी जुर्म कोई नहीं किया है, बट उसके दिमाग में है कि मुझे जेल जाकर एक कत्ल करना है। तो ये पहला शख्स है जो बिना जुर्म किए पहले तो जेल जाने की सोच रहा है और जेल के अंदर जाकर कत्ल करने की सोच रहा है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें एक एक कर होती हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इस कहानी में। ये कहानी की एक तो ज़मीन है दिल्ली की कहानी है। और ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 दिसंबर 2012 निर्भया केस हुआ दिल्ली में उस वक्त, और देश में भी रेप को लेकर बहुत सारी आवाज़ उठी। और उसी दौरान इसके 2 साल के बाद 2014 में दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में एक परिवार रहा करता था। उसमें से एक का नाम था मेहताब और दूसरे का जाकिर। दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे और दोनों दोस्त भी थे, क्योंकि लगभग हम उम्र थे, 2-3 साल की उम्र का फासला था। तो बचपन से साथ पले बढ़े, दोस्ती भी है, दूर की रिश्तेदारी भी है। जाकिर की एक बहन थी छोटी। जाकिर की बहन की उम्र थी लगभग 14 साल और जाकिर अपनी उस बहन से करीब 4 साल बड़ा था, तो 18 साल। तो जाकिर की उस नाबालिग बहन जो 14 साल की थी, एक दिन घर में अकेली थी। और चूंकि जो उसका दोस्त मेहताब है वो अक्सर घर में आ जाया करता था, तो रिश्तेदारी भी है, जो मैंने कहा दोस्ती भी है। 2014 में एक दिन वो जब घर आता है तो जाकिर कहीं बाहर गया हुआ था। जाकिर के माँ बाप भी नहीं थे। जाकिर की छोटी बहन घर में अकेली थी। मेहताब की नीयत ख़राब हो जाती है और वो उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद वो घर से भाग जाता है। बच्ची अब रो रही है
माँ बाप आते हैं, फिर वो रोकर बताती है सारी कहानी और नाम भी बताती है। इस दौरान में जाकिर भी घर आता है, उस बच्ची का भाई और जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, तो उसे भी वो कहानी पता चली। बहुत तेज़ गुस्सा आया, अब वो महताब को ढूंढ रहा है और ये पूरा परिवार ढूंढने के लिए और पुलिस में जाने के लिए भी तैयारी कर रहा था। इधर वो 14 से 15 साल की जो बच्ची है, वो शर्म की वजह से जब घर वाले बाहर निकले उसने खुदकुशी कर ली। तो पहले उसके साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ और फिर उस लड़की ने अपनी आबरू इस तरह से गंवाने के बाद खुदकुशी कर ली। घर वाले जब लौटते हैं देखते हैं जाकिर की अपनी बहन की लाश। सदमा बड़ा था, पहले ही वो गुस्से में था, उसके बाद बहन की मौत ने उसको और तोड़ दिया। घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते, रिपोर्ट लिखाते हैं। महताब भागा हुआ था, जाकिर अलग ढूंढ रहा था, लेकिन फिर पुलिस जो है उस वक्त हरकत में आती है और महताब को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है। चूँकि 2012 दिसंबर निर्भया का केस हो चुका था और उसके बाद रेप और रेपिस्ट और कानून को लेकर बहुत बहस हो रही थी, तब अदालत और पुलिस भी बड़ी सख्त थी और ऐसे रेपिस्ट को और उनको ज़मानत और इन सब देने के भी खिलाफ थी। तो 2014 में गिरफ्तारी के बाद महताब को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है और जेल नंबर 8 में वो रहता है। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन महताब को ये मंजूर नहीं था, बल्कि जाकिर को, कि महताब को कोई और सज़ा दे, कानून सज़ा दे। वो अपनी बहन के इस हद तक प्यार करता था कि उसे लगा कि जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ है वो महताब से खुद बदला लेगा। और इसी उधेड़बुन में वो लगा रहा। कोर्ट और तारीखें, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, सब कुछ वो देखता सुनता रहता और इंतज़ार करता कि महताब को ज़मानत मिल जाए और वो बाहर आ जाए, और बाहर आते ही वो उसे मार दे। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि निर्भया के पास अदालत सख्त थी, तो ऐसे केसों में अदालत ज़मानत नहीं दे रही थी। तो वक्त बीतता जाता है, महताब कई बेल एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन सारी ज़मानत की अर्जी खारिज हो जाती है। इधर जाकिर के सब्र का बांध टूटता जा रहा था, क्योंकि वक्त खिंचता जा रहा है। बदले को लेकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ है, गुस्से में है। 4 साल बीत जाते हैं। 2014 का ये इंसिडेंट था, 2018 आ जाता है। इस दौरान में वो वकील, अदालत के ज़रिए भी सब कुछ पता करता है, केस का स्टेटस क्या है। ये भी उम्मीद करता है कि ज़मानत मिल जाए, ज़मानत का विरोध भी न करे कोई फैमिली वाला, ताकि वो जेल से बाहर आ सके। मगर अदालत से ज़मानत नहीं मिलती। 2018 में दिसंबर का महीना, 18 भी ख़त्म होने वाला, अब जाकिर को ये उम्मीद छोड़ देता है। उसे लगता है कि वो अब जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हालात ऐसे बने थे कि उसे लगता है कि वो सज़ा ही होगी और वो जेल में ही रहेगा। तो फिर उसका बदला कैसे पूरा होगा। तब 4 साल के बाद जब उसका सब्र का पैमाना छलक जाता है, तब वो एक फ़ैसला लेता है। वो कहता है कि महताब जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जेल जा सकता हूँ और मैं जेल के अंदर उसको मार सकता हूँ। यहीं से उसके दिमाग में ये साजिश एक तरह से घुसती है और वो साजिश रचना शुरू करता है। लेकिन पहला सवाल ये कि तिहाड़ जेल जाने के लिए कोई जुर्म करना पड़ेगा। उसके दिमाग में और कुछ आता नहीं है। दिसंबर 2018 में जैदपुर इलाके में, ये दक्षिण पश्चिमी दिल्ली है, साउथ वेस्ट, एक लाश मिलती है पुलिस को, और यहीं लाश से कहानी शुरू होती है। लाश एक रिक्शे वाले की थी, उसका कत्ल किया गया था, लेकिन लाश के आसपास सारे इतने सबूत और इतने गवाह छोड़ दिए गए थे कि लगता था कि कातिल बहुत ही बेपरवाह और बेअंदाज है। वो चाहता ही नहीं कि उसका जुर्म छुपे। तो पुलिस के लिए बड़ा आसान केस था। 2-4 चश्मदीदों से पूछा, उन्होंने हुलिया बताया, कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उसके ज़रिए पुलिस कातिल तक फ़ौरन पहुंच जाती है। कातिल कोई और नहीं था, जाकिर था। जाकिर ने ही रिक्शे वाले का कत्ल किया था, और रिक्शे वाले के कत्ल करने का मकसद सिर्फ इतना था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी कि वो इस कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाए, पुलिस पकड़े, अदालत में पेश करे और अदालत उसे जेल भेज दे। होता भी यही है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है, पहले पुलिस हिरासत लेती है, फिर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। नसीब साथ देता है, जब जाकिर तिहाड़ में चूँकि अलग अलग 8 से 10 जेल हैं, लेकिन वहाँ पे जेल नंबर 8 में जाकिर को ले जाकर बंदी बनाया जाता है, और जेल नंबर 8 में ही इत्तेफाक से महताब भी बंद था पिछले 4 सालों से। तो ये अंदर जाने के बाद जब वो धीरे धीरे वक्त बीतता है, तो टटोलना शुरू करता है, कैदियों से दोस्ती करता है, तो उसे पता चलता है कि महताब इसी जेल में है। लेकिन बदनसीबी ये थी कि उन दोनों का वार्ड अलग अलग था।
एक मुंडा वार्ड है जेल नंबर 8 में, तिहाड़ जेल में। मुंडा वार्ड खासतौर पर उन कैदियों के लिए है जिनकी उम्र 20 साल या 20 साल से कम है। मतलब जो जैसे ही जुवेनाइल से बालिग होते हैं और उसके बाद 20 साल तक, तो 20 साल मैक्सिमम या 20 साल से कम के कैदी वो उस मुंडा वार्ड में रखे जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। बाकी जो बड़े बड़े शातिर अपराधी हैं, कैदी हैं, वो उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनके साथ कोई उल्टा हरकत ना करें, इसलिए ऐसे कम उम्र के कैदियों के लिए एक अलग वार्ड है। चूंकि जाकिर की उम्र उस वक्त 20 साल पूरी नहीं हुई, इसलिए उसे मुंडा वार्ड में रख दिया गया, जेल नंबर 8 के बैरक नंबर 4। बैरक नंबर 4 में मुंडा वार्ड। अब वहां जाने के बाद मंजिल के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे लगा कि ये तो वार्ड अलग है, तो मेहताब तक कैसे पहुंचेंगे। पर उसने कहा कि ठीक है, वो वक्त आएगा, पहले बाकी तैयारी करते हैं। इसके बाद जेल में रहने के दौरान उसने धीरे धीरे कैदियों से जब दोस्ती करने के बाद अब हथियार तो था नहीं, हाथ से या कुश्ती लड़कर वो शायद मेहताब को हरा नहीं पाता, तो उसने कुछ सीनियर कैदियों से एक तरीका सीखा कि जेल के अंदर हथियार तो नहीं ला सकते, लेकिन जेल में रहते हुए हथियार बना सकते हैं। जो जेल में खाना पीना दिया जाता है, थाली, कटोरी, चम्मच, उनसे जेल के कैदी, बड़ा पुराना नुस्खा है ये आजमाया हुआ, वो तेज़ धार हथियार बना लेते हैं, प्लेट को मोड़ कर, बाकी चीज़ों की नुकीला और घिस घिस कर। तो उसने अपने कुछ पुराने छटे हुए बदमाश कैदियों से ये हुनर सीखा, और धीरे धीरे जो खाने पीने का प्लेट हालांकि जो आता है वो सब गिनती के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ उसने गायब करना शुरू किया और घिस घिस कर उसको एक नुकीले हथियार के रूप में बदलना शुरू किया। और इस दौरान लगातार वो मेहताब के बारे में पता करता रहा, और आखिरकार उसे पता चल गया कि मेहताब 8 नंबर जेल में ही है, और उसका बैरक नंबर भी उसे मालूम हो गया। अब उसने धीरे धीरे पता करना शुरू किया कि उसका रूटीन क्या है, कब उठता है, कितने बजे कहाँ जाता है, बैरक के अंदर कब लौटता है, कौन कौन से उसके करीबी दोस्त हैं जेल में। ये सारी चीज़ें भी उसको जानकारी मिल गई, जेल के सारे रूल रेगुलेशन भी वो समझ गया, कब कैदी बाहर आते हैं, कब अंदर होते हैं, कब प्रार्थना होती है, कब क्या होती है, कितने बजे सबसे कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बैरक के बाहर कब कब गश्त होती है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ उसने सीख लिया। अब सिर्फ एक दीवार थी उसके और बीच दूसरी तरफ मेहताब के, क्योंकि वार्ड अलग अलग था। जब वक्त बीत गया तो अब लगा कि जाकिर को कि अगर इसी तरह पड़े रहे तो शायद और वक्त बीतता जाएगा और मुझे बदला जल्द से जल्द लेना है। फिर उसने एक और साजिश रची तिहाड़ के अंदर। वो जिस बैरक में था, मुंडा बैरक में, अचानक वहाँ पे इसने अपने ही जो बाकी साथी थे उनको उकसा कर उनसे लड़ना शुरू कर दिया, उनसे हाथापाई करता और जानबूझ के खुद पिटता, खुद जख्मी हो जाता। 2-4 बार ऐसा हो गया, लड़ाई होती, फिर वो समझौता कर लेता, फिर 2 दिन बाद शुरू हो जाता, फिर जख्मी होता, फिर पिटता, फिर पीटता। पर 3-4 दिन की लड़ाई के बाद ये हुआ कि ज़्यादातर यही पिट रहा था। जब बहुत ज़्यादा जख्म हो गया और पिट गया, तब इसने जेलर को एक लेटर लिखा, और उस खत में ये लिखा कि चूँकि इस वार्ड में मुझसे और भी बड़े लोग हैं और वो मेरे को ऊपर टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, और 1-2 बार मेरा मेडिकल भी हो चुका है, यहाँ पे मरहम पट्टी भी हुई है, तो मुझे जान का ख़तरा है इन लोगों के बीच में, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरा वार्ड बदल दिया जाए। ये लेटर जेलर को लिख दिया। जेलर ने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि हाँ, ये कई बार पिटा है, तो जेलर को भी लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो, तो उसके इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको उस वार्ड से निकाल कर एक दूसरे वार्ड में, जेल नंबर 8 में ही डाल दिया। यहाँ नसीब साथ दिया जाकिर का। जिस वार्ड में इस बार उसको रखा गया, उसी वार्ड में मेहताब था, और ये फर्स्ट फ्लोर पे पहली मंजिल जो जेल की है, जेल नंबर 8 में, बैरक नंबर 4, उसमें था ये। अब पहली बार मेहताब के ये बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन फिर भी इसने पहले कहा कि पूरी एक इंक्वायरी करेंगे, टाइम टेबल देखेंगे, कब अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कैदी हैं, कोई झगड़ा होता तो बहुत सारे कैदी आकर रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, या 2 गुट में बढ़ जाते हैं तो फिर मारने पीटने लगते हैं। तो उसने अब नज़र रखनी शुरू की मेहताब के दिनचर्या पर कि ये कब उठता है, क्या करता है। बैरक एक थे दोनों के, लेकिन सेल अलग अलग थे, और सेल कुछ खास वक्त के लिए खोले जाते थे और फिर बंद होते थे। जैसे सुबह उठना है,
प्रार्थना के लिए सबसे पहले जब जेल की शुरुआत होती है, सुबह कैदियों को जब उठाया जाता है तो उन सबको इकट्ठा किया जाता है प्रार्थना सभा के लिए, और वहाँ प्रार्थना होती है। इसके बाद फिर कैदियों को अलग अलग नाश्ता दिया जाता है, फिर जो जिनकी जिम्मेदारी है वैसे उनको रखा जाता है या फिर सेल में बंद कर दिया जाता है। चूँकि जो अंडर ट्रायल होते हैं विचाराधीन, उनसे काम नहीं लिया जाता, तो उनका कोई काम करना भी नहीं होता है, तो बस फिर उनको वापस सेल में छोड़ दिया जाता है या निगरानी में वहीं आसपास। तिहाड़ में कई गार्डन भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसने नोटिस किया कि जाकिर ने वहाँ रहते हुए कि कई बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा होती है और उसमें एक टाइम होता है सबके उठने का और पहुँचने का, उसमें मेहताब अक्सर लेट जाता है, इतना लेट कि उसके उस बैरक के सारे कैदी निकल चुके होते हैं और वो सबसे आखिर में पहुँचता है। और वो पल, वो जो 2-3 मिनट है देरी जो सबसे लास्ट में निकलता है, उसे लगा कि यही मौका है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, ना सुरक्षा गार्ड ना कोई बाकी कैदी। तब उसने नज़र रखनी शुरू की। 29 दिसंबर की सुबह यानी 2 दिन पहले वो फिर नज़र रख रहा था, और वो भी तभी जाता था प्रार्थना सभा में जब मेहताब निकलता था। इसने नज़र रखनी शुरू की। सबसे पहले उठकर देखा कि उसके बैरक से एक एक कर कैदी नीचे उतर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे था ये, और वो प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे हैं। इसने इतना सब कुछ रहते हुए वहाँ अंदाज़ा लगा लिया था और नज़र रख रहा था कि उसे मालूम था कि इस बैरक के अंदर कितने कैदी हैं कुल, जहाँ पे मेहताब है। उसने गिनना, काउंट करना शुरू किया। गिना तो उसने देखा कि सब आ गए, अब सिर्फ मेहताब बाकी है। उसे लगा कि अब मेहताब नहीं आया और सब नीचे उतर चुके हैं, इसका मतलब मेहताब अकेला है। मौका अच्छा था। सुबह सुबह बर्तन से बनाए हुए तेज़धार हथियार के साथ वो फर्स्ट फ्लोर पर अचानक पहुँचता है। मेहताब उसको देख के घबरा जाता, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता और रिएक्ट करता, उस नुकीले हथियार से वो मेहताब के ऊपर बेतहाशा वार करना शुरू कर देता है। मेहताब की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही जो बाकी कैदी नीचे थे वो ऊपर की तरफ भागते हैं, कुछ सुरक्षा गार्ड आते हैं, लेकिन जब तक वो लोग आते तब तक वो बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। सुरक्षा गार्ड और उनको देखते ही, उनके हथियार देखते ही जाकिर अपने हथियार फेंक देता है, दोनों हाथ उठा लेता है, सरेंडर कर देता है, और साथ में ये भी कहता है कि अब आप मुझे पकड़ लो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन उस वक्त भी जाकिर की सांसें चल रही थी। उसको उठाकर फ़ौरन जेल के अंदर के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर देखते हैं उसकी हालत नाजुक थी, गले पे बहुत डीप कट था, बाकी जगहों पे भी कट था, तो उसे फ़ौरन तिहाड़ जेल से जो एफिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको वहाँ रेफ़र किया जाता है। फ़ौरन जेल से निकाल कर मेहताब को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ करीब 1-2 घंटे डॉक्टर कोशिश करते हैं, पर 2 घंटे से ज़्यादा वो बच नहीं पाता। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तिहाड़ जेल के अंदर ही एक खून हो गया था, और वो भी तमाम कैदियों, सुरक्षा गार्ड जो भी थे वहाँ पे, उन सब के बीच सबसे जो हाई प्रोफाइल हाईटेक जेल है वहाँ पे। लेकिन इस कत्ल के लिए 6 साल की प्लानिंग, 6 साल की साजिश, 6 साल से दिल में धधक रहा बदला, वो सारी चीज़ें थी जो जाकिर को वहाँ तक लेकर गई, और इस तरीके से उसने अपनी बहन का बदला लिया। हालांकि इसको किसी तरह से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उसकी वजह ये है कि जाकिर के साथ बेशक हमदर्दी है, हम सभी की हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन जो मेहताब ने किया उसके उस गुनाह का की जो सज़ा है वो इस देश की अदालत, देश का कानून वो उसको देना चाहिए। तो अगर हर इंसान खुद अपने हाथ में कानून ले ले और कानून हर हाथ का तमाशा हो जाए, खिलौना हो जाए, तो फिर एक सभ्य समाज, एक जो सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं अच्छी, वो फिर जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि जाकिर की बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। छोटी सी बच्ची थी, पहले उसकी इज्जत लूटी गई, फिर उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके लिए बदला लेने के लिए इस तरीके से पहले तो एक रिक्शे वाले को बेकसूर, जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक सीढ़ी बनानी थी उसको तिहाड़ जेल तक पहुंचने के लिए। हालांकि वो कोई छोटा मोटा दूसरा जुर्म भी कर सकता था, बिना किसी की जान लिए हुए भी जेल जा सकता था, पता नहीं, लेकिन उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो कत्ल करना और फिर अपने हाथ से सज़ा देना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये पूरी कहानी सोचने पे मजबूर कर देती है कि इंसान बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और शायद तिहाड़ के अंदर से ऐसी कहानी इससे पहले कभी बाहर नहीं आई। खुद तिहाड़ के जो ऑफिशियल हैं और बाकी लोग हैं, उनको ये साजिश के बारे में जानकारी नहीं। जब लड़ाई लड़ी, उसने अपने सेल के अंदर अपना वार्ड चेंज करवाया, लेटर लिखा, जेल क्यों आया, इस सब के बारे में तिहाड़ जेल बिल्कुल शून्य। उसे कोई भी जाकिर के दिमाग में क्या चल रहा है, जेल क्यों पहुंचा है,
कोई भी जानकारी नहीं थी इस साजिश के बारे में। जब ये कत्ल हुआ और कत्ल करने के बाद जब तिहाड़ जेल ऑफिशियल ने उससे पूछा, क्योंकि दोनों का कभी झगड़ा भी नहीं हुआ जेल के अंदर, ना कोई और ऐसी चीज़ थी, तो जब ये सब कुछ हो गया और उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि मेरा काम हो गया, बदला हो गया, फिर जब उसने मुंह खोला तब तिहाड़ जेल ऑफिशियल को पता चला कि साजिश करीब 6 साल से इसके दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से मेहताब को मारना, और 6 साल बाद आखिरकार उसे मारने के लिए जेल तक आया और जेल में मार भी डाला। तो ये थी ये कहानी, थोड़ी सी हैरान करने वाली, मोटिव भी, और जिस तरीके से पूरी साजिश रची और जिस तरीके से एक तिहाड़ जेल के अंदर घुस कर जाकर कत्ल किया। तो क्राइम की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी जो दंग कर देती हैं, ऐसी कहानी आती रहती हैं। तो आज कहानी में इतना ही, क्योंकि आज भी बहुत सारा काम है और एक दो दिन से मैं आप लोगों के नोट भी करके नहीं ला रहा हूँ, लेकिन कल से वादा है आपके ईमेल, आपकी सारी चीज़ें नोट करके लेके आऊँगा, बाकी बातें भी होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से भी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा, और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो भी अपडेट होगा वो मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज लेकिन फ़िलहाल इतना ही, कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।